उसमें आपको कोई डाउट हो, कोई मोलिक्यूल सीखना हो तो बता दो, नहीं समझ में आया हो। बोलो, मैग्नीशियम का मास क्या होता है? मैग्नीशियम, अच्छा देखना पड़ता है ना अभी भी, दैट इज रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं, एक और, सोडियम का मास बताओ। वो नंबर है, मारूंगा पकड़ के। मास मास 23। मास मास सच बोलो, घेजे न तू वांचो ना ना, સાચું બોલ, નથી ખોલ્યું ને ચોપડો, સાચું रिवाइज नहीं किया था, सच बोलो बेटा। 5 लेक्चर हो जाने दो, कितने? 5। उसके बाद आपके ही क्लास में बैठने वाले बच्चों में से 2 पार्ट हो जाएंगे। आधे बच्चे बोलेंगे कि केमिस्ट्री मजा आ रहा है, आधे बच्चे बोलेंगे केमिस्ट्री टफ लग रहा है। सभी को मैंने ही पढ़ाया है, तो टफ क्यों लग रहा है? क्योंकि वो ठीक से पढ़ते नहीं है। फिर तो बेटा आप आइंस्टाइन से पढ़ोगे तो भी आपको फिजिक्स टफ लगेगा, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आपको। फिर सामने वाला कितना ही कुछ कर ले, आप क्या करोगे? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। आपने डिसाइड किया है कि मुझे साइंस करना है, तो दिन में 1 घंटा तो दो सब्जेक्ट को, कैसे चलेगा फिर? चलो 7 खून माफ में से एक तो कर ही सकता हूं मैं। अगले क्लास तक ये टेबल हो जाना चाहिए, ऐसे पेज टर्न ना करना पड़े। सल्फर का वेट, हाँ देखो, हाँ ये जो देखना पड़ रहा है ना वो नहीं देखना पड़े, 32। ठीक है, आर्गोन का 40। फिर मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, अगर कैटायन है एनायन है तो कैसे करेंगे, और कोई कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है तो भी कैसे करेंगे। H2SO4 में किया था हमने, इसे 2-3 मोलिक्यूल दिए होंगे मैंने। उसमें कोई मोलिक्यूल नहीं समझ में आया, सीखना हो बोल दो। N3-, ओके, N3-। चलो बेटा प्रोटॉन बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। हाँ हाँ देखो, ऐसे ही इस वजह से नहीं आता। 7, तो उसमें प्रोटॉन कितने हुए? 7, तो यहाँ कितने नाइट्रोजन है? तो 7 × 3, तो इसमें 21 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, बोलो नाइट्रोजन का मास, मास मास 14, तो 14 - 7, 7। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। तो 3 नाइट्रोजन में कितने? 21। चलो इलेक्ट्रॉन, 21 तो थे ही भाई, एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं ना, तो 3 में 21, और कितने ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इन सबका टोटल कर लोगे कि कर दूं? ठीक, और कोई मोलिक्यूल? HClO4-। देखो इसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। बोलो बेटा, हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1। चलो क्लोरीन में प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 × 4 32। तो टोटल प्रोटॉन इन सबका टोटल करो यहां, फिर इन सबका टोटल करो यहां, फिर इन सबका टोटल करो यहां, फिर इन तीनों का टोटल यहां करो, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है ना? मतलब बोलो यार, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें यहां 1 जोड़ दो, या तो फाइनल टोटल करके 1 जोड़ दो। ठीक, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम, मतलब उसने माइनस कर देने हैं, और नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। क्या यहां तक ठीक से समझा पाया मैं? और कोई मोलिक्यूल? तो पहले लेक्चर में ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अगर आपको काउंटिंग ठीक से नहीं आता, तो आगे तो बेटा सीधी बात है, दिक्कत होगी। फिर कर लोगे? क्या मैं अगला टॉपिक शुरू करूं? और कोई मोलिक्यूल? चलिए, तो हेडिंग लगाइए लेक्चर 2, और आज की डेट। टॉपिक का नाम लिखो,
आइसोटोप्स, कॉमा आइसोटॉप्स, कॉमा आइसोबार्स, लिखो बोर्ड पे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आज बेटा हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। स्पीसीज का स्पेलिंग लिख लेना ना यार, जो भी है। ऐसा नहीं मुझे नहीं आता, ये ले, नहीं आता बोले छोड़ दिया। ठीक है, तो उसमें बेटा स्टार करके लिखो सबसे पहले आइसोटोप्स। बेटा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में आइसो वर्ड बहुत जगह यूज होगा। आइसो वर्ड बहुत जगह यूज होगा केमिस्ट्री में, और आइसो का मीनिंग होता है सेम। यस, आइसो का क्या मीनिंग होता है? सेम। अब आइसोटोप में पहले तो डेफिनेशन लिखो। स्पीसीज इन विच atomic number are same, species in which atomic number are same but atomic mass are different, नेक्स्ट टाइम में लिखना, they have same chemical properties, but different physical properties, अच्छा, अब बेटा ये जो है ना, ये रिलेटिव फैक्टर है। क्या है? रिलेटिव फैक्टर। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये है वो आइसोटोप है, ये स्टेटमेंट अधूरा है। ये आइसोटोप है इसका, कंपैरिजन के लिए कोई तो चलेगा, चाहिए ना भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैं मोटा हूं, नहीं इसके रिस्पेक्ट में मोटा हूं, या मैं पतला हूं इसके रिस्पेक्ट में पतला हूं, तो कंपैरिजन के लिए कोई चाहिए। तो यहां ये जितने भी टॉपिक लिखे आपने, उसमें कम से कम 2 की पेयर होगी, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और आपको देखना क्या है आइसोटोप में? आइसोटोप में बेटा एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है प्रोटॉन सेम होंगे, हाँ या ना, और मास डिफरेंट होगा। तो ये कार्बन के 2 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 14। समझ आया? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो बेटा जो प्रॉपर्टी डिफरेंट है हम उससे चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे ना, सिमिलर जो है उसको तो हम नहीं पहचान पाएंगे। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में 2 मोलेक्यूल की प्रॉपर्टी में जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। उनको आइडेंटिफाई करना है तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। नहीं समझोगे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको व्हाइट कलर के 2 सब्सटेंस दे दूं, व्हाइट कलर के 2 सब्सटेंस एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में, और मैं आपसे कहूं कि भी कौन सा सब्सटेंस आइडेंटिफाई करो। चलो मैं हिंट दे देता हूं। हिंट क्या बता ही देता हूं, एक है नमक, एक है शुगर, एक है NaCl और अपना घरे जो बुरु खांड आवे ग्लूकोज पाउडर। अब दोनों को बेटा कैसे पहचानोगे? देखने में सेम, पानी में डालोगे दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, गर्म करोगे दोनों का कुछ नहीं होगा, तो कैसे पहचानोगे? प्रॉपर्टी सेम आती है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक ही तरीका है, खा लो, पर केमिस्ट्री में बेटा खा नहीं सकते ना चीजों को। पता चला ऑक्जेलिक एसिड दिया था मैंने, वो भी व्हाइट कलर का ही होता है, एकदम पाउडर क्रिस्टल एकदम व्हाइट, खा लिया मर गया। तो पहचाना तो तुम जिंदा रहोगे तो पढ़ोगे ना भाई। तो सबसे पहली चीज जिंदा रहो, खाने का नहीं। तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस। अच्छा, आपने एक और नाम सुना होगा, एक होता है ट्विंस और एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस।
बताओ क्या डिफरेंस है? हाँ, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मैं एक और बात आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द केस में, इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है, ट्विंस का मतलब है दो बॉय दो गर्ल या बॉय एंड गर्ल। आपने ट्विंस में भाई बहन भी देखे होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब दो बॉय या दो गर्ल। और आइडेंटिकल ट्विंस को देख के ही आओगे तो पहचान नहीं सकते ना। आपने सोनू ने बुलाया मोनू आ गया, मोनू बुलाया सोनू आ गया, बट ट्विंस में ऐसा नहीं है, भाई बहन है, देखते ही पहचान लोगे, शक्ल भी अलग अलग नहीं है। तो डिफरेंस ज्यादा होगा तो आप पहचान पाओगे। तो यही बात मैं आपको आइसोमेरिज्म में फिर से बताऊंगा, याद रखना। तो हम इसको कहां से पहचानेंगे? मास डिफरेंस से वहां से पहचानेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कैसा है, समझ पा रहे हो? इसमें भी देखो एटॉमिक नंबर, इसमें भी एटॉमिक नंबर। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आइसोटॉप हैं, तो क्या सभी के एग्जांपल दे दूं? अच्छा, और जो एग्जामिनर सवाल पूछेगा वो मैंने जो एग्जांपल दिया उसी में से पूछेगा, वो नया कोई भी बनाएगा? आपको याद क्या रखना है? नंबर सेम होना चाहिए और मास डिफरेंस होना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, इसका और इसका एटॉमिक नंबर सेम है, बोलो यार, और मास नंबर, तो इन दोनों के मास का डिफरेंट होने का रीजन क्या होगा? न्यूट्रॉन्स। यस, दोनों का मास नंबर बेटा अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों में प्रोटॉन कितने? सेम, 6। फिर भी मास डिफरेंट, उसको बोल बाद में बात करूंगा, और मेरी तरफ से जैसे करे सब भी बोल देना। मास नंबर, मास किससे होता है, किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। अब ध्यान रखना, मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के टोटल को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? सर इतने छोटे से दिमाग में कितना याद रखे बेटा, आप लोगों के दिमाग की कैपेसिटी ना पता ही नहीं कितनी है, टेराबाइट में होगी, वो भी कम से कम 1024 तो होगी, सब कचरा भरा है, उसको डिलीट करो। न्यूक्लियस वर्ड आते ही क्या समझना है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस इज अबाउट ओनली न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, अब बेटा इसमें प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन कितने, पर मास अलग अलग है तो न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे ना। तो आइसोटॉप डिफरेंट करते हैं न्यूट्रॉन की नंबर में, आइसोटॉप डिफरेंट करते हैं मास नंबर में, और आइसोटॉप डिफरेंट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। दिमाग खोलो, एग्जामिनर ऐसा पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी? मतलब उसने आइसोटोप ही पूछा है, हाँ, डायरेक्टली नहीं पूछा। और तूने एग्जाम में ऐसा पढ़ लिया, और एग्जाम में बच्चा ये पढ़ते ही अगर उसने कोई चीज नहीं सोची समझी तो वो टीचर को गालियां देने लगा, पंडिया की कीधुं नहीं जो आऊ है आओ तो मन भणाव्યું જ नतुं, नीचे ज लखाયું છે पण फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में बेटा देखो, जो एग्जाम में सवाल बनाता है वो मुझसे तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, और उसको पता है कि पंडिया जी ने क्लास में ये पढ़ा दिया है तो कुछ और पूछेगा। आप कॉन्सेप्ट रेडी करके जाना। आइसोटॉप क्लियर? अच्छा, अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है वो आइसोटॉप की वजह से ही चल रही है। ये यूरेनियम है और ये उसका भाई है, दोनों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब जब बेटा अर्थ क्रस्ट में से यूरेनियम निकलेगा तो दोनों साथ निकलेंगे। अब एटम बॉम्ब बनाने के लिए ये चाहिए, साथ में ये भी आता है। तो यूरेनियम 235 को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी को कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। आप सर्च करके देख लेना। और एक बार यूरेनियम एनरिचमेंट 90% से ज्यादा हो गया, मतलब अब आप इसमें से एटम बॉम्ब बना सकते हो। तो अमेरिका ईरान के ऊपर इसलिए चढ़ा है कि भाई तू यूरेनियम वापस कर। ये वॉर की वजह ये है क्योंकि ये 1 माइक्रोग्राम भी है अगर आपके पास, कितना? 1 माइक्रोग्राम, तो अहमदाबाद की पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है मतलब। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई और पावर बने, पावर मतलब में खुद थोड़ी, पर बेटा उनकी एग्जिस्टेंस उतनी नहीं है ना, समझो। बहुत सारे एलिमेंट है, इंडिया के पास सबसे ज्यादा है, और यूरेनियम के पास, मतलब इंडिया के पास यूरेनियम 4th लार्जेस्ट क्वांटिटी में है दुनिया में, बट हमारे पास मिक्सचर जो आता है ना उसमें इसकी अमाउंट ज्यादा रहती है, तो हम इसको एनरिच नहीं कर पाते, उसकी टेक्नोलॉजी वो सब हमारे पास नहीं है। अगर ये हो जाए तो फिर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हम ही पावर है।
यूएसए सामने से आएगा, दिल्ली बैठेगा कि भाई इसका कर लाओ थोड़ा शेयर करते हैं। तो ये आइसोटॉप की वजह से होता है। दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, अलग अलग है। अच्छा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज होता है, एटम बॉम्ब में भी यूज होता है, ये किसी काम का नहीं, बताओ। मतलब जहां होने वाली चीज होगी वो है, बट इंपॉर्टेंट क्या है ये। दूसरा बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप आपने सुना होगा, 1H1, 1H2, 1H3। ये है हाइड्रोजन, ये है ड्यूटेरियम, लिखने का टाइम मिलेगा, और ये है ट्रिटियम। हाइड्रोजन के कितने भाई है बेटा, टोटल ट्रिपलेट्स है वो। हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसमें जो ट्रिटियम है ना, उसका प्रपोर्शन बहुत ही कम मिलता है। ट्रिटियम अप्रोक्सीमेटली 0.000015% मिलता है, मतलब ना के बराबर। अब आप इसको बोल रहे हो ड्यूटेरियम, तो ऐसे लिख भी सकते हो 1B2। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ट्रिटियम का टी। समझ आया, बोलो यार। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप है, 3। 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम, ड्यूट्रियम भी बोलते हैं वो इंग्लिश फॉरेनर सब, और ट्रिटियम। तीसरा कौन सा, ट्रिटियम। लिखने को आप ड्यूटेरियम को ऐसे डी करके भी और टी करके भी लिख सकते हो। अब जो H2O होता है ना बेटा, पानी जो आप पीते हो, उसमें इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन है, 1H1, ये वाला। ये सबसे अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में यही मिलता है, उससे कम ये और सबसे कम ये, ना के बराबर। अब H2O को बेटा आप क्या बोलते हो, वाटर, बट केमिकल लैंग्वेज में, ये तो देसी लैंग्वेज में, घर वाली लैंग्वेज में हो गया ना। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ वाटर, अबे H2O डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाम नहीं बताओ। सिल्वर, सिल्वर को क्या कहते हो बेटा, वो सिंबल हुआ, कहते क्या हो, वो गुजराती हुआ है, भाषांतर ट्रांसलेट करो ऐसा नहीं बोला। सिल्वर को क्या कहते हो, केमिस्ट्री की क्लास है ना, केमिस्ट्री में बोलो। नहीं, थोड़े करीब हो आप, बट थोड़े दूर भी हो। वो सिंबल हुआ ना बेटा। बताओ, साइंस पढ़ के आए हैं, ये एक्टिविटी सीरीज में भी आता था। पूछना तो होता ही नहीं ना, स्वरा हमें कुछ। सर ने बोला एजी यानी सिल्वर, आपने बोला यस सर, हाउ दे जो, हाई सर, एग्जाम तो दोगे, यस सर। आर्जेंटीनम, आर्जेंटीनम। अच्छा, गोल्ड बताओ, गोल्ड सिंबल नहीं, अरे यार फिर से वही मजाक। गोल्ड को एयू से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। गोल्ड का नाम बताओ। कितने धुरंधर लोग हैं, देखो साइंस में 90+ लेकर आएंगे ये। अभी आप अपने 10th के साइंस के टीचर के पास जाओगे तो 400 लेकर जाना। नहीं, मजाक कर रहा हूं, वो अपने अपने पैटर्न के हिसाब से सही होंगे। यहां मुझे आपको सोचते हुए पढ़ाना है ना, ये चैलेंज है सबसे बड़ा। ऑरम, एयू, प्लेटिनम तो सुना होगा। अच्छा, लेड किसे कहते हो, लेड सिंबल हुआ। चलो, टंगस्टन फिलामेंट में यूज होता है, वो उसकी बेटा एप्लीकेशन हुई। मतलब मैं कुछ भी पूछूं, आप कुछ भी बोलोगे। मैं बोलो टंगस्टन, आप बोलो हाय सर। टंगस्टन, देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो आप बोलते कुछ हो लिखते कुछ हो। टंगस्टन बोलते लिखते हैं W। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर भी एलिमेंट है, रुथरफोर्डियम, फर्मियम, आइंस्टाइनियम, ये सब एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, मजाक नहीं। आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम। तो नाम तो पता होनी चाहिए। अभी 1 to 20 के पता है कि उसमें भी डाउट आ रहा है, उसमें भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं आता, तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे। H2O का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन ऑक्साइड। और अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्साइड में, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड में हाइड्रोजन की जगह डी यूज कर दूं, तो H2O का क्या हो जाएगा, D2O। H2O और D2O, H2O, D2O, ये क्या है, वाटर। ये है हैवी वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम हैवी होता है, देखो ना। तो इसे क्या कहते हैं, वाटर। ये अच्छा, आप कभी कहीं पहाड़ी इलाके में अगर गए हो पिकनिक करने, या किसी
हिल स्टेशन पे जहां सॉल्ट वाटर आता हो, तो वहां आप नहाओगे ना तो साबुन लगाने पर भी झाग नहीं होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो। क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, वो हैवी वाटर। हैवी वाटर में और वाटर में डिफरेंस क्या? क्या आप इसको पी सकते हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये यही है, दोनों सेम ही है। फर्क ये कि थोड़ा हैवी है। गर्मियों में अगर आपको 2 ग्लास पानी पीने की इच्छा है तो आप हैवी वाटर 1 ग्लास ही पी पाओगे, हैवी होता है। ऐसा नहीं कि ये जहर बन गया, ऐसा नहीं है। तो सॉल्ट फॉर्म तो नहीं करता, वो झाग प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सॉल्ट ज्यादा होता है। अच्छा हाँ, एक मजेदार बात बताऊं ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। चलो, रेडी? अच्छा, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे नीट जेडब्ल्यू में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा, बट सबसे पहले तो ये समझ लो, नीट वाले जो एग्जामिनर है वो पेपर ऐसा बनाते हैं, और उनसे जो हमें सीखना है वो ये कि एनसीईआरटी की लाइन का यूज कैसे किया जाए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है आपको। नीट वाले बच्चे कितने हैं बेटा? नीट क्वालिफाई करना हो, हाँ ठीक है, क्वालिफाई नहीं, नीट में अगर अच्छी रैंक लानी हो, सिलेक्ट होना हो, तो उसकी 3 कंडीशन है, बस ये फॉलो करो, सिर्फ 3। कौन कौन सी सर? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। क्या बोला? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। 3 बार इसलिए बोला क्योंकि आपको 3 बार पढ़नी है। 11th की और 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी आपको 3 बार पढ़नी है, और लाइनों को अंडरलाइन करते हुए जाना है, क्योंकि वो लाइन में से सवाल बनाएगा। चैप्टर के पीछे समरी आती है ना, उसमें एक नई लाइन है तो वहां से भी सवाल बनाएगा। आगे जो इंडेक्स है वहां से भी बनाएगा। भारत मेरा देश है, वहां से भी सवाल बनाएगा। एनसीईआरटी को निचोड़ लेनी है पूरा। तो वो कैसे करते हैं नीट वाले ना, गजब होता है। और जेडबल यहाँ, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल कैसे बनाता है, वो जेडबल से सीखना। अब देखो, केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चन छोटा होता है ना, उतना ही वो टफ होता है, और जितना क्वेश्चन बड़ा होता है 3-4 लाइन का, बहुत आसान होगा। जैसे आपने क्वेश्चन खत्म किया, तुरंत आपने बी टिक भी कर लिया, जल्दी निकल लोगे। जहां क्वेश्चन छोटा वहां संभाल लेना। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, बस अब तू सोचता रहे। वैसे ही एक सवाल यहां से आया था, गजब। सुनना ध्यान से, अगर आप हंसोगे नहीं ना तो मैं चला जाऊंगा बाहर, देखना कि मतलब क्या लेवल है उन लोगों का। जहां से हम बंद करते हैं सोचना, वहां वो शुरू करते हैं। इसका नाम बताओ। वाटर, हाँ नॉर्मल लैंग्वेज में वाटर। और ये वाटर, और ये हैवी वाटर। सवाल सुन, हैवी वाटर इज हाउ मच हैवी देन वाटर, है ना? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 40%। बताओ। तुमको -1। बेटा नेगेटिव मार्क होता है ना इसमें, अटेम्प्ट करने से पहले सोच के करना पड़ेगा। कितना प्यारा सा सवाल है, बताओ, है कि नहीं? तो जब हम मोलर मास सीखेंगे तब बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट देखो, ये इसी टॉपिक में आता है। अब आपने एग्जाम में ये पढ़ा, आपको लगा ये तो हमें पढ़ा है बेटा, तू सभी चीजें पढ़ता है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। आप लोग ये रखते हो आइसोटॉप में कि भाई इतनी पेयर, 5 पेयर जो सर ने बताई वही नहीं, बहुत सारे आइसोटॉप। आइसोटॉप को पहचानोगे कैसे? मास डिफरेंट, मास डिफरेंट। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप याद ही कर लेना, एक्सेप्शनल है वो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वाटर, हैवी वाटर। ठीक, यहां तक कोई परेशानी? इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम्पल दिए मैंने। चलो जल्दी लिखो बेटा। तू जो लिख रहा है वो तू पढ़ पाएगा ना? तू जो लिख रहा है वो तू पढ़ पाएगा? ठीक है। फिर तेरी नोटबुक से तू डाउट लेकर मत आना कि सर ये मैंने क्या लिखा है। मजाक करूँ यार, फोटो ना लगा तो मार तो नहीं नीचे इन मैंने। क्या वो बोलो क्या हम कहते? क्यों नहीं करा?
बेटा ये है आइसो 2200 बार। हाँ, आइसो बार में क्या सेम होगा? एटॉमिक मास। तो स्पीसीज इन विच एटॉमिक मास आर सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। तो देखो इन सभी में एटॉमिक मास कैसे है? सेम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास सेम, नंबर डिफरेंट। सभी में एटॉमिक मास सेम है, नंबर डिफरेंट है। ठीक है। आइसोटॉप में जो कर रहे थे उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। उन दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। हाँ ठीक है, चलिए आगे लिखिए। आइसोटोन्स, ये बाकी है लिखना, लिख लिया ना? हाँ, आइसोटोन्स। स्पीसीज इन विच number of neutrons are same, species in which number of neutrons are same but their atomic number and mass number are different. But their atomic number and mass number are different. इन तीनों में बेटा सबसे इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि आइसोटोप एंड आइसोबार को तो आप देखते ही पहचान लोगे कि भाई ये सेम है, ये सेम है। इसमें क्या सेम देखा आपने? नंबर सेम देखा। बट आइसोटोन में सेम कुछ नहीं होगा, देखने पर नहीं पता चलेगा। आइसोटोन में सेम होगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? हाँ, तो 40 - 6 कितना आया? इसका 50 - 7 कितना आया? हाँ, तो ये दोनों आइसोटोन है। क्या है? न्यूट्रॉन सेम है। सिमिलरली इनमें देखो कितने हैं न्यूट्रॉन? 12। इसमें न्यूट्रॉन कितने? आइसोटोन है। इसमें न्यूट्रॉन निकालो, इसमें निकालो। तो आइसोटोन देख के नहीं पता चलेंगे, न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। एक लाइन और लिखो नीचे, they have completely different physical and chemical properties. They have completely different physical and chemical properties. अच्छा, आगे आइसोबार में क्या लिखा था? अच्छा, और इसमें क्या लिखा? मैं आपको सोचते ही करना चाहता हूं, ये क्या अलग अलग क्या है, मतलब क्या है ये? तो वहां भी लिखा तो सही आपने डिफरेंट। तो बेटा का आइसोबार्स में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, होती। आइसोटोन्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग ही होती है। फिर भी सर नहीं समझ आया। बेटा आइसो बार की मान लो आपने 100 पैर ली, कितनी? ऐसी 1 2 3 4 कितनी पैर ली? 100। उनमें से कम या एक दो पैर में हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी एक आध सेम आ जाए। चांसेस है कि 100 में से एक आध पैर में फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एक आध जगह पे सेम हो जाए। इसमें कभी नहीं होगा ऐसा। तू 100 पैर ले चाहे 1000 पैर ले, इनमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग ही आना है, क्योंकि बेटा एलिमेंट ही अलग है। तो ये है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग ही होती है। हाँ, ये डिफरेंस है दो स्टेटमेंट में। एमसीक्यू में ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी बातें बनते ही सवाल हो जाता है एसेशन रीजन वाला, स्टेटमेंट वाले सवाल। नीट में अभी बहुत ट्रेंडिंग है ये। 3 एग्जाम्पल लिख लो। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया क्या? व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ तो उसी में मैं ही हूँ अभी। वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नहीं है, सब एक ही है।
चलिए डन। नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, species which have same number of electrons, species which have same number of electron, नीचे लिखो, due to different nuclear charge, due to different nuclear charge they have different properties, due to different nuclear charge they have different properties। अब यहां ध्यान दो, बताओ ये पहली पेयर में जो दो एलिमेंट है, दो स्पीसीज है, उसमें मतलब वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं उसमें? फर्स्ट पेयर में है Na प्लस Mg+2, क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? यस। बेटा सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। ऊपर प्लस का मतलब एक गया, कितने बचे? 10। Mg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 प्लस 2 का मतलब कितने बचे? हाँ, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो ऐसे देखना है। चल दूसरी पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं बता। है। Mg+2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, O में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऐड हो गए। चलो तीसरी पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। क्योंकि बेटा इसमें है 20, 20 में से 2 गए 18, 12 में से 2 गए 10, क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है? समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। हाँ, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? 16, -2 मतलब 18। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 17, -1 मतलब हाँ, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या ये दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? हाँ। क्या ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? कम से कम दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा तो वो कितने भी बना दे। डरने का? इलेक्ट्रॉन काउंट करने के है। और लास्ट वाली पेयर में तो एग्जामिनर सवाल यही पूछेगा ना, सेम नया बनाएगा। कॉन्सेप्ट यही है। वो मान ले Sn+4, Ti+3, Zn+2, Fe+3, बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? तो वो इसके बाहर कुछ भी बना दे, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कर लोगे? लिखो। अच्छा अभी आप नहीं पढ़े हो, हम 20 के आगे वाले एलिमेंट भी याद रखेंगे ना। अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो 20 तक ही उलझे हुए हो। सॉरी। हाँ हाँ लिखना है। नहीं है वो भी तो लिखो कि या नहीं है। यहाँ यहाँ लिखे से क्रॉस, ये नहीं है।
चलो आगे नया टॉपिक लिखो। अच्छा, इसमें बहुत सारी टर्म बेटा और भी होती है, बट अभी जितना आपके लिए जानना जरूरी है वही बता रहा हूँ। जैसे एक टर्म होती है आइसोडाइफर्स, फिर एक टर्म होती है आइसोस्टर्स। तो वो सब जितना जानना आपके लिए जरूरी है फिलहाल वो सीख लो, बाकी ऐसे आइसो वाली स्पीशीज बहुत होती है। अब एक दो लाइन छोड़ के नया टॉपिक लिखो। मास ऑफ मोलेक्यूल, मास ऑफ मोलेक्यूल। अच्छा नया पेज है ना तेरा, तो ऊपर से ही लिखना भाई। हाँ, मास ऑफ मोलेक्यूल। आप नए पेज से ही शुरू करे हो तो फिर हाँ, मास ऑफ मोलेक्यूल एंड मोलर मास, मास ऑफ मोलेक्यूल एंड मोलर मास। देखो बेटा, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं, आप नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। मास ऑफ मोलिक्यूल को कई जगह मोलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, बट ज्यादातर बच्चे मोलिक्यूलर मास को ही मोलर मास मान लेते हैं। दो अलग अलग बातें, ध्यान से सुनो। अब बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, वो दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलके क्या बनाएगा? H2 मोलेक्यूल। बोलो हाँ या ना। और ये आप पढ़ के भी आए हो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना, ऐसे ऐसे आप करते थे ना सब, छोटे बच्चे की तरह सब ऐसे मोलेक्यूल बनता है। अब बताओ, मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का मास कितना? अब उसको बोलेंगे 1U। U मीन्स यूनिफाइड मास। U मीन्स, एक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बोलो तो, एटॉमिक मास यूनिट, वो कार्बन के रिस्पेक्ट में काउंट किया जाता है। ये U का मतलब यूनिफाइड मास। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ध्यान से समझना। U मतलब, अब मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने जो याद रखा है ना 1, वो उसके एटम का मास है, तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। फिर से एक बार, व्हाट इज मास ऑफ सोडियम, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, अब बोलना 23U, तो वो सोडियम के एटम का मास हुआ। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? 32U। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16U। आपने जो याद रखा है उसके पीछे U लगा देना, अगर सामने वाला एटॉमिक मास वर्ड यूज करे तो। मैं पूछूं बेटा क्लोरीन का मास, तो अभी छोटे बच्चे की तरह बोलता था ना 35.5, और मैं भी छोटे बच्चे की तरह पूछ भी लेता था। मैग्नीशियम का मास बोले 24। अब मैं बोलूंगा एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। यस, अब समझे मेरा लल्ला। अलग से उसको याद नहीं रखना है, वो याद आपने रखा हुआ है, पीछे यू लगा देना बस। तो आपने जो याद रखा है ना 1 to 20, वो एटम का मास है, एटम का मास, एटॉमिक मास। क्लियर? तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? 1U। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन? मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर मास। तो मोलिक्यूल बनता कहां से है? एटम से। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बेटा, एक और एग्जांपल। चल, ओ एटम, ओ एटम, O2 मोलिक्यूल। जब आप छोटे बच्चे थे तो ऐसे पेंटिंग करते थे, ऐसे करते थे। O2 मोलिक्यूल में बोले डबल बॉन्ड होता है, हाँ वही है, बना तो वो एटम से ही है ना। चलो बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मोलिकुलर मास का मतलब होता है बेटा मास ऑफ वन मोलिक्यूल। देखो, ऑक्सीजन जो पीरियोडिक टेबल में है वो है ऑक्सीजन एलिमेंट,
जो कि बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम से बना है, उस एटम का मास है एटॉमिक मास। बट नेचर में ऑक्सीजन एटम फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, O2 मोलिक्यूल के फॉर्म में अवेलेबल है, वो उसका मोलिक्यूलर मास, दैट इज 32। अब मोलर मास क्या होता है वो समझो। मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल मोलिक्यूल का मास मोलर मास होता है। और एक मोल में आपको बाद में लेक्चर नंबर 4 या 5 में समझाऊंगा। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 स्पीसीज या एटम्स या आयंस, कोई भी हो, पार्टिकल्स लिखो। फिर से एक बार, फिर से इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। इतने पार्टिकल को मैं अगर ले लूं ना तो उसको एक मोल पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को काउंट करने के लिए ये यूनिट बनाया है। थोड़ा वेट कर लो, नेक्स्ट वेडनेसडे तक हम यहां तक पहुंच जाएंगे एकदम। ये खत्म होते ही आप डांस करते करते बाहर जाओगे। अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसमें कंफ्यूज मत होना है। एटॉमिक मास, एटम का मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, पीछे यू लगाना है। मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल का मास, पीछे यू उसमें भी लगाना है। अब दोनों में डिफरेंस समझ। अब मैं तुझसे पूछूं, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन? हाँ, तो ये तुझे खुद को समझना है कि एटॉमिक मास बोला मतलब सर इसकी बात कर रहे हैं, और मोलिकुलर मास बोला मतलब सर इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर मैं ऑक्सीजन मोलिक्यूल के इतने पार्टिकल का वेट करूं, तब जो वेट निकल के आएगा वो आएगा 32 ग्राम एक मोल का। तो अब बेटा वैल्यू सेम रहेगी, पीछे ग्राम पर मोल आ जाएगा। एक मिनट, फिर से, कोई बात नहीं, आज यही करना है। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? 32 ग्राम पर मोल। एक मोल पार्टिकल ऑक्सीजन के, उसका वेट 32 ग्राम आएगा। तो एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलर मास, बेटा सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है ना, इसलिए बच्चे इसको सेम ही मानता है। चैप्टर खत्म होने के बाद ना तू अपने किसी दोस्त से पूछ लेना व्हाट इज मोलर मास और व्हाट इज मोलिकुलर मास, तो वो डह जाएगा, बोले सेम ही होता है। गधे, वैल्यू सेम होती है, चीज अलग अलग है। अब ये सेम कैसे हुआ सर? इतने सारे पार्टिकल तो नंबर क्यों सेम हुआ, वो मैं बताऊंगा कैलकुलेट करके, चिंता मत करो। एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना, बिल्कुल डरने का तो बिल्कुल नहीं। चलो N2 बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। तो ऐसे दो है, तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास, बट नाइट्रोजन का मोलर मास, क्या बात है, ओहो, समझ रहे हो? तो पहले तो लिखो लिखो लिखो, मास ऑफ वन मोलिक्यूल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। मास ऑफ मोलिक्यूल, सॉरी, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, mass of one molecule is molecular mass, and mass of one mole of molecule mass of one mole of molecule is molar mass। एक मोलिक्यूल का मास, मोलिकुलर मास, एक मोल मोलिक्यूल का मास, मोलर मास। बेटा ये ऐसी बात हो गई, एक पतंग 10 रुपए का, एक कौड़ी पतंग 200 रुपए के हुए। समझ में आया ना? एक पतंग 10 रुपए का, एक कौड़ी पतंग तो 10। यहां वैल्यू सेम आ रही है, वो जादू है, बताऊंगा मैं। वहां बेटा यूनिट चेंज हो जाएगा बस। जैसे कि अब बेटा आपसे कहूं कि HCl,
क्या ये एक मोलिक्यूल है? हाँ। कौन कौन से एटम से बना? तो बोले हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यू, क्लोरीन का एटॉमिक मास यू। तो HCl का मोलर मास नहीं, मोलिक्यूलर मास, ये मोलिक्यूलर मास, ये एक HCl का मोलिक्यूल अगर आप वेट करोगे तो इतना आएगा। बट एक मोल HCl मतलब उतने पार्टिकल्स HCl के, उतना अगर मैं वेट करूं तो आएगा। यस, वेरी नाइस। अब बेटा सुनो, अगर आपको वो टेबल नहीं याद है तो मास याद नहीं कर पाओगे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, तो ये सब खत्म। इसलिए मैं कहता हूं बेटा इसमें ना लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीच का एक लेक्चर मिस हो गया, अब आपको वो टेबल नहीं आता, सोच के बताओ, तुझे सल्फर का मास नहीं मालूम तो H2SO4 का कैसे निकालेगा, ओजोन का कैसे निकालेगा? इसलिए ये सब लिंक में चलता है बच्चों। छोटी 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 चीजों को करोगे तब जाके JEE नीट बनेगा। तो एटॉमिक मास के पीछे लगता है U, मोलिकुलर मास के पीछे लगता है यू, मोलर मास के पीछे लगता है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मतलब मोलर मास, एक मोल मोलिक्यूल का मास। अच्छा, तो क्या आप H2SO4 का निकाल सकते हो? करो तो, 2 इंटू एच प्लस एस प्लस 4 इंटू ओ, सही है ना? 2 हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब तुझे सल्फर का एटॉमिक मास पेज टर्न करना पड़ रहा है, तो दूसरे लेक्चर में बेटा हालत पतली हो रही है आपकी। बोलो, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का, ऑक्सीजन का, घर जाके टाइम पास करना, 98 आएगा। और इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो? व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ एटम, मास ऑफ इन यू। उसको ग्राम में लेते हैं, उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, वो बाद में। व्हाट इज मोलिकुलर मास? मास ऑफ वन मोलिक्यूल, यू लिखेंगे पीछे भी। एंड व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल। तो बेटा मोलिक्यूलर मास एंड मोलर मास दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसलिए बच्चा मोलिकुलर मास और मोलर मास को एक ही मानता है। आप एक मत मानना, पर जब मैं मोलिकुलर मास पूछूं और मोलर मास पूछूं आप बोलोगे तो यही ना भाई, व्हाट इज मास ऑफ H2SO4, तो आप 98 ही बोलोगे। बट आप जो बोल रहे हो वो मोलिकुलर मास है कि मोलर मास है, ये मैं समझ जाऊंगा। जब मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तब पीछे ग्राम पर मोल लिखना है। और जहां जहां जो पढ़ रहे हैं ना उनसे पूछ लेना, वो मोलिकुलर मास और मोलर मास के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। और वॉलपेपर पर होगा बीजे मेडिकल। तो ये बेटा आप जो कर रहे हो और आप जो सोच रहे हो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके एटीट्यूड में वो चीजें दिखनी चाहिए, धीरे 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 वो बिहेवियर आपका चेंज होना चाहिए। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए आपके। मैं 12th में कुछ बच्चों से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, आप उनको मिलना मत, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप उनको देखना, उनको देखते ही समझ जाओ कितनी इसमें कुछ बात है। देखने में भले, मैं ऑब्जर्व करना मतलब देखो उसको ऐसे घूरो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। उसको ऑब्जर्व करना, वो किसके साथ उसकी दोस्ती है, वो लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करता है, वो लेक्चर के बीच की ड्यूरेशन में क्या करता है, वहां से अंदाजा लग जाएगा कि आगे जाके क्या करेगा। और बेटा मैं 7 लेक्चर के बाद बता सकता हूँ कि आपका स्कोर क्या आएगा। कितने लेक्चर के बाद? 7। तो अभी दूसरा चल रहा है, क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि कौन कौन रिवाइज करके आया था और कौन कौन रिवाइज करके नहीं आया था। 2500 बच्चे पढ़ा चुका बेटा, कितना। तो मैं आपको 5 या 7 लेक्चर ऑब्जर्व करूंगा ना ठीक से, मैं समझ जाऊंगा कि आप में क्या कैपेसिटी है। कुछ बच्चे मुझे गलत साबित करते भी हैं, वो जनवरी आते आते सुधर जाते हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छे करने लगते हैं।
बट जनरली मैं आपको जो रिजल्ट आपका मार्क्स लिख के बंद कवर में दे दूं, आप आपके बोर्ड रिजल्ट के बाद खोलना, उसके आसपास होंगे, +और -3 कर देना उसमें से रैंडम। तो हमको तो सब पता है, सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी क्या होगी, मिड 11th आते आते क्या हो जाएगी, और 12th आते आते सर पास करवा दो ना बस। तो अगर ऐसा नहीं करना तो मेहनत करने की आदत डाल, वरना 6 महीने बाद आप याद करोगे कि नहीं सर आपने उस समय कहा था वो सही था। बेटा ये वन वे है, एक अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए ना फिर वापिस नहीं आ पाओगे। अभी आप एक ही बैच में हो ना, एक ही क्लास में बैठे हो ना, धीरे धीरे आप में से दो पार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स के, एक ये रास्ते पे चलेंगे, फिर उनका ग्रुप भी ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखना धीरे धीरे। आप अभी किन के साथ बैठते हो और रेगुलर बैच बनने के बाद किट के साथ बैठोगे, क्योंकि सेम नेचर होंगे, वो सेम होंगे। जिनका नेचर मैच हो रहा, जो पढ़ने में कुछ है ही नहीं, वो सब साथ बैठेंगे, उनको मस्ती, वो पीछे बैठते हैं सब जनरली। पीछे की जो 4 बेंच है ना, वहां ऐसे बच्चे पाए जाएंगे, किस तरह के, फेल होने वाले, मस्ती करने वाले, चालू लेक्चर में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले। हमको सब पता होता है, हम यहाँ लिख, उनको नहीं पता। मैं बेटा आपका रिफ्लेक्शन दिखता है इधर, मैं अगर ऐसा लिखूं तुझे लगेगा कि सर पीछे चले गए, यहाँ रिफ्लेक्शन दिखता है स्वर, आप यहाँ हो, यहाँ यहाँ रिफ्लेक्शन दिखता है आपका। बच्चे को लगता है यार सर को उल्लू बना दिया। तेरे जैसे बहुत आए गए, शांति से मेहनत करो। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी ठीक से पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल भी बढ़िया दूंगा। आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में दूसरा कुछ सोचने का मौका नहीं दूंगा। आप देख लेना, मेरी 1 घंटे की क्लास है ना, आपको पता नहीं चलेगा कब 1 घंटा हो गया, हालांकि हो गया, देखो टाइम। तो मैं आपको, क्योंकि वही टीचर का काम है कि बच्चों के साथ कनेक्ट बनाते हुए चीजों को आसान तरीके से बताना। वरना केमिस्ट्री को बेटा सबको आता है, मेरे से अच्छे केमिस्ट्री के जानकार भी हैं। आपकी टीचर के साथ बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीचर जो पढ़ा रहा है वो खुद क्वालिफाइड है कि नहीं। आप थोड़े मेरे साथ टच में आ जाओगे ना, मैं मणिनगर के कुछ ऐसे टीचर का नाम बताऊंगा जो खुद क्वालिफाइड नहीं है, पर धूमधाम से पढ़ा रहे हैं आराम से, और बच्चे को पता भी नहीं लगता कि क्या, तो सब चल रहा है, चलने दो। तो चीजों को समझो। बेसिक डिफरेंस पता चला आपको एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, एक मोलेक्यूल का मास मोलेक्युलर मास, एक मोल मोलेक्यूल का मास मोलर मास। यहां तक समझ आया? अच्छा, तो पहले ये छोटे छोटे एग्जांपल लिखो, ऐसे ऐसे फिगर ड्रॉ करके लिखो प्रॉपर, और यहां साइड में ये लिख लेना, इसकी बात हम करेंगे। देखो बेटा 1 घंटे की क्लास छोटी पड़ती है ना, नेक्स्ट फिक्स से कर देंगे। यहां तक हो गया भाई? चलो ये 3 एग्जांपल लिख लो।
चलो अब नेक्स्ट HNO3 का काउंट करो ऐसे। HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाँ मास के लिए पीछे जाना पड़ता है। 63U 63 ग्राम पर मोल। चलो ये सब होमवर्क में कर लेना। ये तो हो गया, उसकी जगह आपको अलग दे रहा हूं CO2। इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, एसिटिक एसिड को देखो तो, मैं तो ऐसे करके करना। चलो ये लिख लो पहले, ये सब होमवर्क में करके आना है ना।